है ना? रिचमंड। हाँ, मैरी रिचमंड का नाम आता है, याद रखिएगा आप सभी लोग। किस वर्ष मैरी रिचमंड ने सामाजिक क्रिया का उल्लेख समाज कार्य की 4 प्रमुख प्रणालियों में से एक प्रणाली का रूप दिया था? वह वर्ष कौन सा था? कौन बच्चा बताएगा? 1922। जी, 1922। 1922 का वह वर्ष था जिस समय मैरी रिचमंड ने सोशल एक्शन का उल्लेख समाज कार्य की चौथी प्रमुख प्रणाली के रूप में बताया था। समाज कार्य की चौथी प्रमुख प्रणाली के रूप में नाम बताया था मैरी रिचमंड सन 1922 में। ठीक है, बताइए। सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन नामक एक लेख है जो बेसिकली ये माना जाता है कि सामाजिक क्रिया की टोटली भूमिका, जैसे सोशल एक्शन की डेफिनेशन, सोशल एक्शन की मीनिंग, सोशल एक्शन एक बृहद स्तर पर काम करता है, एक ये सहायक प्रणाली के माध्यम से जानी जाती है। ये किस किताब में, सॉरी, सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन में लिखा गया है? तो ये किस वर्ष बेसिकली केनिथ विलियम प्रे ने लिखा था? वह वर्ष कौन सा था? 1945। 1945 में। बिल्कुल सही जवाब। 1945 का जो वर्ष जाता है ये आपका करेक्ट जवाब जाता है। बिल्कुल आपने यहाँ पे सही जवाब दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। साथ ही साथ मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि सामाजिक क्रिया के जो स्तर हैं वो बेसिकली कितने भागों में डिवाइड किया गया है? स्तर मतलब लेवल, जानते हैं? 3 स्तर में। कितने? सामाजिक क्रिया को 3 स्तर यानी 3 लेवल पर बेसिकली बताया गया है। एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्थानीय या क्षेत्रीय या राष्ट्रीय समाज कार्य के रूप में, एक स्थानीय या क्षेत्रीय या राष्ट्रीय सामाजिक स्तर पर एक लेवल, एक स्तर जाता है, और दूसरा समाज कार्य व्यवसाय के रूप में, दूसरा समाज कार्य व्यवसाय के रूप में, ये दूसरा स्तर। और तीसरा स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा सामाजिक संस्था के नेता के रूप में। सामाजिक कार्यकर्ता मतलब सोशल वर्कर द्वारा सामाजिक संस्था यानी सोशल इंस्टीट्यूट के नेता के रूप में, ये 3 भाग, ये बेसिकली सामाजिक क्रिया के 3 स्तर हैं। ये तीनों स्तर को बताने वाला विद्वान कौन था? तो याद रखिएगा, सोलेंडर का नाम आता है, और सोलेंडर महोदय ने इस चीज़ को लेकर बात किया था। ठीक है, एक चीज़ ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैंने आप लोगों से कहा था कि सामाजिक क्रिया पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं बेसिकली उसके क्षेत्रों पर। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों से क्षेत्र के बाद प्रारूप पर, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे चरण पर। ये आज का लास्ट टॉपिक है सोशल एक्शन का। ठीक है, समाज कार्य की कौन सी प्रणाली में सामाजिक क्रिया को जाना जाता है? बताना चाहेंगे आप? कौन सी प्रणाली? सामाजिक क्रिया को कौन सी प्रणाली में जाना जाता है? अनुष्का यादव, सहायक प्रणाली में। ठीक है, सहायक प्रणाली में। तो सामाजिक क्रिया के क्षेत्र कौन कौन से हैं? कुछ क्षेत्र मतलब ये बताए गए आप लोगों को कि इनके आधार से या इनके माध्यम से हम लोग सामाजिक क्रिया करते हैं, है ना? सामाजिक क्रिया के क्षेत्र प्रमुख हैं और आप सभी को याद रखना होंगे वो क्षेत्रों के बारे में। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, एक तो व्यक्ति की प्रकृति के संदर्भ में बात होती है सामाजिक क्रिया, समूह के क्षेत्र में भी बात होती है, समुदाय के संदर्भ में भी बात होती है, सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में भी बात होती है ना? कई ऐसे पार्ट हैं जो बेसिकली जाना जाता है सामाजिक क्रिया को। फिलहाल इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा आप लोग। कहा जा रहा है कि सामाजिक सामाजिक सुधार वास्तव में समाज में होने वाली विषमताओं के लिए किया जाता है ना? सामाजिक सुधार कहने का आशय सिंपल दर्शाता है कि समाज में होने वाली विषमताओं मतलब कुसमायोजित व्यवहार, ठीक है, जिनमें समाज में व्याप्त समस्या है, कुरीतियां हैं, उनको दूर करके समाज में एक सौहार्दपूर्ण माहौल उत्पन्न किया जाए, ताकि सामाजिक क्रिया समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियां, विषमता, समस्या, शोषण को दूर करके समाज की मुख्य धारा से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाए।
देखिए, पूर्वी भारत में आप सब लोग भली भांति तरीके से जानते हैं राजा राम मोहन राय का नाम, पूर्वी भारत में। और भारतीय समाज में बाल विवाह, सती प्रथा, प्रदा प्रथा, बहुदेववाद, बहुविवाह को मिटाने के लिए शुरू किया गया था आंदोलन। ठीक है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में समाज सुधार आंदोलन ने जातिगत असमानता से मुक्त समाज के विकास के लिए कानूनी दिशा निर्देश पेश किया गया था। एक कानूनी दिशा निर्देश पेश किया गया था। समाज सुधार अधिनियम सन 19वीं सदी की बात अगर हम करते हैं, जहां सुधार आंदोलन ने केवल धार्मिक सुधार के क्षेत्र को ही नहीं बल्कि समाज सुधार को भी बनाया लक्ष्य। एक प्रकार से सती प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या, जाति भेदभाव इत्यादि इन आंदोलन ने अपना निशाना बनाया और इस तरीके से समाज को सुधारने का प्रयास किया गया। यहाँ तक कि आप आज के समय में कुछ उपाय को भी लगा सकते हैं समाज सुधार के परिप्रेक्ष्य में, जैसे शिक्षा है। शिक्षा समाज के लिए सुधार का एक मूल आधार होता है। जागरूकता की बात करें तो समाज को सुधारने के लिए जागरूकता का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सभी सोशल एक्शन का पार्ट है, ये क्षेत्र है, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं, जागरूकता के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं, समानता के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। समाज को सुधारने के लिए हमें सभी के बीच समानता का विचार जो है बढ़ाना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ स्वच्छता की बात करें, स्वच्छता समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है इत्यादि। इसी तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जो दर्शाते हैं सामाजिक सुधार को। तो उन सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने की प्रक्रिया से है जो हाशिए पर पड़े समूहों को प्रभावित करते हैं और इसके लिए सांख्यिकीय प्रोफाइल का उपयोग करके परिवर्तन को उजागर करना और उसकी वकालत करना। कहने का मतलब सिंपल है, डेटा हम देखते हैं कि कहाँ पे कुसमायोजन या कुरीतियाँ, विषमताएँ, समस्याएँ, शोषण कहाँ पर अधिक हो रहा है और वहीं पर हम लोग जो है इस तरीके की शिक्षा, जागरूकता, समानता, स्वच्छता इत्यादि जैसी एक्टिविटी को संचालित करके समाज सुधार का कार्य करते हैं। तो ये क्रिया बेसिकली एक क्षेत्र है समाज सुधार का सामाजिक क्रिया के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ अप्लाइड सवाल आएंगे, फैक्ट से सवाल नहीं बनाया जाएगा, ये भी बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो अगला पॉइंट हमारे सामने कहता है, यहाँ पर बहुत ही आसान शब्दों में, सामाजिक मनोवृत्ति में बदलाव। आसान है, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो, समाज मनोवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड में बदलाव, यानी जो नकारात्मक क्रियाएं चल रही हैं समाज में उसको बदलने की बात कर रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको समाज मनोविज्ञान समझना होगा कि समाज मनोविज्ञान होता क्या है। यदि आपको समाज मनोविज्ञान पता है तो आप आसानी से सामाजिक मनोवृत्ति में बदलाव भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे समाज मनोविज्ञान होता क्या है, तो मैं बता दूं, मनोविज्ञान आप सभी लोगों को मालूम है कि एक वैज्ञानिक ढंग का प्रयोग होता है जहां बेसिकली कैसे सामाजिक वातावरण एक तरफ हमारी सोच, भावना, व्यवहार को आकार देती है, वहीं दूसरी तरफ हमारी सोच, भावना, व्यवहार हमारे सामाजिक वातावरण को कैसे आकार देती है। एक प्रकार से समाज में परिवर्तन लाने की बात करती है। तो लोगों में अपने आसपास के लोगों के अनुसार अपने व्यवहार को बदलने की प्रवृत्ति होती है। बदलने की प्रवृत्ति मतलब मनोवृत्ति का ही बात कर रहा हूँ मैं। और आसपास के लोगों पर दूर के लोगों की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए मनोविज्ञान में सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है। मेरे कहने का आशय सिंपल है, यहाँ कहता है कि सामाजिक व्यवहार, सामाजिक सोच, सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करना सामाजिक मनोवृत्ति का बदलाव दर्शाता है। ठीक है, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक सोच, सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करना समाज मनोविज्ञान का एक क्षेत्र माना जाता है जो बेसिकली सामाजिक मनोवृत्ति को बदलने का कार्य करता है। तो सामाजिक क्रिया लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव करने में सक्षम है, लोगों को एटीट्यूड को बदलने में सक्षम है। जैसे किसी के हैबिट है तो उस हैबिट को दूर करना है अगर आपको, तो आप यहाँ पर समाज मनोविज्ञान की टेक्निक या सामाजिक कार्य की टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि समाज के लोगों अगर किसी समस्या के निराकरण के प्रति सकारात्मक सोच नहीं रखते हैं तो सामाजिक कार्यकर्ता यानी आप, है ना, आप सामाजिक क्रिया के विभिन्न प्रविधियों का उपयोग करके समाज के लोगों की मनोवृत्तियों को बदलने में या बदलाव लाने की कोशिश अवश्य करेंगे या किया करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में सामाजिक मनोवृत्ति का बदलाव बेसिकली देखा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ये भी एक क्षेत्र है सामाजिक मनोवृत्ति में बदलाव।
उसके अंदर अगर ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला क्या था सर, एक ऊपर वाला सर? समाज, अच्छा ये इससे पहले की पॉइंट की बात कर रहे हैं, सामाजिक सुधार था, जी और ये जी पॉइंट जी, सामाजिक अच्छा अच्छा, मनोवृत्ति में बदलाव है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, सामाजिक मनोवृत्ति का बदलाव, मनोविज्ञान को याद रखना है। सामाजिक मनोवृत्ति के बदलाव में आपको अपनी टेक्निक याद रखनी है, तभी उसका एटीट्यूड बदलेगा, अदरवाइज नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा। सामाजिक कुरीतियों को दूर करना बड़ा ही आसान सा पॉइंट, ये मैंने अभी शुरुआत में भी बताया था, समाज सुधार को ही रिलेट करते हुए। सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, देखिए कहने का मतलब है हमारा देश विभिन्न प्रकार के धर्मों और संप्रदाय जातियों वाला देश है, ये बात आप जानते हैं। और यहाँ पर सामाजिक कुरीतियाँ अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, ये भी बात आपको पता है। यही कुरीतियाँ समाज के लिए विकास के लिए क्या बन जाती है, बाधा बन जाती है, और इसको सामाजिक क्रिया की सहायता से दूर किया जा सकता है, ये बात सत्य है। तो जरा आप मुझे बताएंगे दूर करने के लिए आप करेंगे क्या, क्या करेंगे सिराज? सर नुक्कड़ नाटक करेंगे, उसके लिए हम सर प्रचार करेंगे लोगों के अंदर सर, उसके लिए जागरूकता फैलाएंगे सर, पैम्पलेट के द्वारा सर, फिल्म के द्वारा, ये सब के साथ साथ कर सकते हैं सर, जागरूकता ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने विचार जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाँ ये देखिए, आपने सही यहाँ पर बताया है। मेरे कहने का सिंपल आशय यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि यदि आपसे कहा कि समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए आप शिक्षा व जागरूकता, एक पॉइंट अवश्य मेंशन करेंगे, लोगों को शिक्षित करेंगे और उन्हें जागरूक करेंगे। दूसरा, कानून और नीतियाँ, सख्त कानून और नीतियों को बनाएंगे आप, और सामाजिक संगठन, सामाजिक संगठनों का समर्थन करेंगे आप, और व्यक्तिगत प्रयास भी करेंगे, व्यक्तिगत प्रयास भी करेंगे। सरकारी व्यक्तिगत प्रयास का बेसिकली स्तर जो है, जो व्यक्तिगत लेवल पर कार्य होता है, वो क्रिया बेसिकली व्यक्तिगत प्रयास के रूप में जानी जाएगी। और एक होगा आपका सरकारी प्रयास यानी सार्वभौमिक प्रयास। और सरकार को सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए, सरकारी प्रयास भी कहीं ना कहीं एक अहम रोल अदा करेगा। तो शिक्षा के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। शिक्षा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, ये बात आपको अच्छे से पता है। अपराध हो गया, मद्यपान हो गया, मादक द्रव्य व्यसन हो गया, बेरोजगारी हो गया, मानव एवं बाल तस्करी हो गई, कोरोना महामारी हो गया, बाल श्रम हो गया, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, एड्स इत्यादि सामाजिक समस्या है। इन सामाजिक समस्या के लिए भारतीय समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं जो मध्यकाल के दौरान से चलाई आ रही थी, और उस समय कुछ समाज सुधारकों ने अपने आंदोलन किए और उसने संस्था स्थापित किया, और जिस तरीके से उन लोगों ने एक्टिविटी को संचालित किया और समाज के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया, वह एक प्रकार से सराहनीय कार्य रहा है। ठीक उसी प्रकार से आपने जैसे किसी बच्चे ने कहा नुक्कड़ नाटक करना, समाज कार्य की विधि को लगाना, है ना, विश्वसनीयता, वैधता, जो भी सिद्धांत अभी आपने पढ़ा वहाँ पे, बहु मल्टी आयाम यानी एक प्रकार से बहुआयामी प्रविधि को लगाना इत्यादि के माध्यम से भी सामाजिक कुरीतियों को दूर हम कर सकते हैं। ये भी सोशल एक्शन का ही एक प्रकार का एरिया है या क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगले एरिया पे अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला आता है गरीबी उन्मूलन। बहुत ही आसान सा ये पॉइंट है, और मैं आप लोगों से इसके बारे में भी पढ़ा चुका हूँ, गरीबी उन्मूलन के बारे में। जैसे आप सबको जानते हैं कि हमारा देश वास्तव में लोगों गांव में निवास करता है, हमारा देश वास्तव में गांव में निवास करता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे देश की 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। आज भी हमारे देश में गरीबी एक भयावह समस्या के रूप में है, क्योंकि एक तरफ जहां लोग अमीर होते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर निर्धन वर्ग के लोग भी और गरीब होते जा रहे हैं। ये भी एक प्रकार से पार्ट गरीबी उन्मूलन का है। गरीबी को कम करना या ख़त्म करने का उद्देश्य के लिए किए जाने कुछ प्रयास है, कुछ रणनीति है, कुछ नीतियां हैं, उनके बारे में बताया गया है ना। तो कहने का मतलब है रोजगार का सृजन किया जाए, कार्यक्रमों का सृजन किया जाए, ठीक है, आवास योजनाएं प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है, जन धन योजनाओं को बेसिकली सही तरीके से सुचारू ढंग से चलाया जाए। इस तरीके के बारे में जिक्र किया गया है गरीबी उन्मूलन में, और यह पार्ट जो है कहीं ना कहीं रिलेट कराता है। आपको बता दूं, एक योजना थी जिसका नाम था पावर्टी,
या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भारत का था। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो था वो 1999 और 2000 में स्टार्ट हुआ था। पेपर में आ सकता है सवाल। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम स्टार्ट हुआ 1999 और 2000 के बीच में। कहने का आशय मेरा यह है कि इसमें कहा गया कि मुख्य उद्देश्य हमेशा उन वरिष्ठ नागरिकों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना होगा, और स्वयं ऐसा करने में अगर वो असमर्थ होता है तो उसे बेसिकली योजनाओं का लाभ पूरा सुचारू ढंग से एक सामाजिक कार्यकर्ता उससे जो है रूबरू करवाएगा या उससे परिचित करवाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मांग संचालित समुदायों को रोजगार देने के उद्देश्य से, रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बेसिकली लाया गया था। तो इन्हीं प्रक्रिया में बेसिकली ये बातचीत की गई है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर। ये आपको थोड़ा सा इसके संदर्भ में ध्यान रखना पड़ेगा। भारत एक विकासशील देश है, भले ही इसकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है, लेकिन देश को ना कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये बात आपको पहले से भी पता है, जो इसके विकास की प्रक्रिया में बाधा बन सकती है। ऐसे ही एक गरीबी, भारत में व्यापक गरीबी का अस्तित्व भी है। इसी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को जो प्रतिशत है उसमें कमी लानी है, उसको अनुकूल बनाना है। उसी के परिप्रेक्ष्य में भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया है ना। सर हाँ हाँ, बताइए बताइए। सर, ये गरीबी उन्मूलन के तहत ही मनरेगा प्रोग्राम भी इसी के अंतर्गत आता है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसे कार्यक्रम है जिसके तहत चलाए गए। देखो, गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में जो कार्यक्रम है मैं आपको नोट करवा देता हूँ साइड में, कौन कौन से कार्यक्रम है परीक्षा में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं गरीबी के संदर्भ में। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है मैडम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। उन कार्यक्रमों को मैं नोट करवा देता हूँ नीचे, ठीक है। एक कार्यक्रम आपके सामने आएगा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पेपर में आता है। और इस प्रमुख योजना में से एक योजना मानी जाती है, और जिसमें कुछ हद तक अभाव की बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए बेसिकली बहुत मदद भी की गई। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लक्षित हैं उन्हों को दर्शकों को स्वरोजगार प्रदान करने के संदर्भ में इस योजना में जिक्र किया गया था। और यह योजना सन 1978 और 79 में स्टार्ट की गई थी। ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति को 50% आरक्षण की भी बात की गई थी, उनको मदद की जाएगी उनकी। एक योजना आता है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, नाम सुना है आपने? सर। कब चलाया गया था या कब शुरुआत हुई थी? जवाहर, दूसरा पॉइंट नोट कर देता हूँ, परीक्षा में देखो ये भी सवाल बन सकता है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसे ही जवाहर रोजगार योजना का नाम भी दिया गया है। 1 अप्रैल 1999 में 99 में। मैं आपको बता दूं, ग्रामीण गरीब लोगों को अधिक उत्पादन कार्य प्रदान करके उनके जीवन को बेहतर करने में या उसको जीवन को बेहतर बनाने के इरादे से की गई थी। भारत में मुख्य आर्थिक समस्या गरीबी है, और इसी को दूर करने के संदर्भ में ये योजना चलाई गई। यह योजना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। एक आता है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ये कब चलाई गई थी? आवास योजना परीक्षा में आता है भाई, याद रखने वाली बात है। वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। ये कार्यक्रम सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत ना सबसे सफल योजनाओं में से एक योजना माना गया, और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुफ्त घर उपलब्ध कराना था, जिन्हें बीपीएल माना जाता है, जहां सब्सिडी प्रक्रिया लागू होती है। निजी क्षेत्र हो, भागीदारी हो, लोगों को रियायती दरों पर उचित आवास मिले, इन संदर्भ में इसकी बात किया गया है। पीएम ग्रामीण आवास योजना 2015 फेमस रहा है, आप लोगों को पता भी होगा। परीक्षा में आया हुआ है, आईएमपी है,
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। कौन बच्चा बताएगा ये योजना कब स्टार्ट हुई है? परीक्षा में आया हुआ है। 1995 में स्टार्ट हुआ था भाई। इसका मुख्य उद्देश्य है समाज के उपेक्षित वर्ग जैसे विधवा, विकलांग, समाज के बीपीएल वर्ग से संबंधित वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था, है ना। और इसी के अंतर्गत 3 योजना थी। इसी के अंतर्गत 3 योजना थी। नाम याद है किसी को? 3 योजना कौन कौन सी थी इसके अंतर्गत? नहीं सर। एक है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जी सर। दूसरा था राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, ठीक है। तीसरा था राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, ठीक है। क्लियर हुआ ये योजनाएं? यस सर। नाम अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा सुनिए। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों के इसके बारे में भलीभांति तरीके से पता है ना। और मैं आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं वृद्धों से संबंधित है ना, वृद्धों से संदर्भित है। तो ये 15 अगस्त 1995 के दौर में यह योजना चलाई गई थी। हालांकि 15 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भी हुआ, वही डेट आता है। और 79 वर्ष तक 200 रुपये, उसके बाद 500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। भारत सरकार कहती है वित्त पोषित केंद्र प्रायोजित योजना। यह बेसिकली निराश्रित लोगों पर लक्षित थी। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों का आवेदन इस पे बेसिकली किया जाएगा, है ना। और मैं आपको बता दूं, इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना का नाम ही दिया गया है। इस योजना को इसका भी नाम यही दिया गया है। तो याद रखने वाली बात है ये। इसका लाभार्थी बेसिकली सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा, लाभार्थियों को राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना मिलेगी, ये बात इसके अंतर्गत दर्शाई गई है। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, यह धनराशि उन परिवारों को प्रदान की जाएगी, दूसरे वाले का मैं बात कर रहा हूं, जिनका मुख्य आय अर्जित करने वाले सदस्य की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। इसके तहत परिवार को 10,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। और इसी के संदर्भ में पारिवारिक लाभ योजना के बारे में जिक्र किया गया है। अब पेपर में आपसे ये भी पूछ सकता है भाई कि ये कब शुरू हुआ, है ना, इसको कब शुरू किया गया था। तो मैं आप सबको बताऊंगा ये चीज़, इसको भी याद रखने वाली बात यही है। हालांकि प्रक्रिया 1995 के दौर में थी, लेकिन जो सही नाम दिया गया था इसका मैं आपको बता दूं, जनवरी 2016 में। और जनवरी 2016 में ये रोल अदा किया था यूपी ने, है ना। तो पेपर में यूपी करके नाम लिखा रहेगा, कहेगा कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का नाम उत्तर प्रदेश में, जहां मुख्य उद्देश्य था कि कमाने वाले मुआवजा, जैसे कोई चीज़ अगर परिवार का कोई व्यक्ति कुछ चीज़ खो देता है तो उसका मुआवजा देने के संदर्भ में उसको एक राशि मिलेगी, उस परिप्रेक्ष्य में यह योजना कब चलाई गई, है ना। पारिवारिक वाली के बता रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे मातृत्व लाभ मत करिएगा, पारिवारिक वाला करिएगा, ये पारिवारिक वाला करिएगा, ठीक है। जनवरी 2016, है ना, यूपी में ये वाला आपको ध्यान रखना होगा, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। और परिवार को प्रदान किया जाता था ये मुख्य आय अर्जित करने वाले सदस्य की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है परिवार में, तो वहाँ पे ये चीज़ें दी जाती थी। लेकिन जो राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना थी, ये इसके तहत महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद भरण पोषण की धन मुहैया कराता था इस योजना में, है ना। और जिनकी उम्र 19 वर्ष से अधिक होगी उन्हीं को प्रोवाइड कराया जाएगा।
तो लाभ पाने वाली महिला भारत सरकार द्वारा तय गरीबी रेखा से नीचे अगर है तो उसको ये लाभ मिलेगा। ठीक है, और इस प्रक्रिया में ये योजना जानी जाती थी, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। उसके बाद एक योजना आती थी अन्नपूर्णा, नाम पेपर में भी आया हुआ है। जी सर। सर जी बताइए। सर एक ऐसी भी योजना थी ना जिसमें जैसे बेटी होती है तो वो माँ को 2,000 रुपए मिलते हैं, ऐसा कुछ भी योजना थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी एक प्रकार से मातृत्व लाभ योजना के ही अंतर्गत आती है। अच्छा, इसी के अंतर्गत हाँ थी। इसी के अंतर्गत ये चीजें आती थी। डिलीवरी के बाद 6,000 रुपये। जी क्या करें मैम? सर इसका ईयर कौन सा आएगा, फिर कब शुरू हुई थी? सब देखो 1995 की ही प्रक्रिया रिप्रेजेंट की गई है ना? ठीक है, सब 1995 का ही वर्ष सर जी। ये अभी इसके अंतर्गत तो सर अभी 5 योजनाएं ना सर इसके अंतर्गत काम कर रही है सर, राष्ट्रीय सामाजिक तो सहायता मैं कार्यक्रम अभी तो उनके आपको पास। बता तो रहा हूँ, अभी कहाँ कंप्लीट हुआ सिराज, ये अभी तो अच्छा मैंने नहीं आपको नहीं सर, ये चीज बोल रहा हूँ सर कि पारिवारिक बोले में हाँ। सर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन और राष्ट्रीय परिवार लाभ पे बताएं, ये अन्नपूर्णा भी बता रहे हैं सर। तो थोड़ा अरे सर नहीं इसके बारे भाई, में बता आप, दीजिए, विकलांगता के बारे में सबसे से बता दीजिए। मैं आप कह रहा हूँ आप मेरी बात को सुन ही नहीं रहे हो अच्छे से। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये 3 योजनाएं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत चलाई गई हैं। ठीक है, इनको आप काउंट अलग से ना करें। आपने एक शब्द शुरुआत में बोला कि 5 योजनाएं हैं, ठीक है, जिनमें से 5 में से आपसे अगर बात किया जाए तो एक वृद्धा पेंशन योजना है जो लाभार्थी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। वृद्धा पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करता है, तो इसमें आपके दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल हो जाते हैं। और एक राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना आता है जहाँ पे माता प्रसव के लिए भरण पोषण की बात करती है। और एक राष्ट्रीय पारिवारिक योजना आता है जहाँ पे परिवारों के बारे में बात की गई है, उनकी धनराशि वगैरह के बारे में प्रदान करने की बात की गई है। उसके बाद एक योजना, ये सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 3 आते हैं, है ना। और उसके बाद अन्नपूर्णा आती है जो 1999 से लेकर 2000 के दशक के बीच में चलाई गई थी इसको। और इस योजना में सर उद्देश्य ये था कि वरिष्ठ नागरिकों का पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना था, और जो स्वयं ऐसा करने में असमर्थ है उसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत, इस योजना के तहत उसे रखा जाएगा। तो यह बेसिकली 1999 और 2000 के बीच जो है चलाई गई थी। तो ये जितनी योजनाएं थी ये भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित। सर इसे अन्नपूर्णा योजना के तहत नहीं ना, वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलो अनाज से देने की बात की गई है। हाँ, ये आपका बिल्कुल आप सही बता रहे हो ये बात, कि यहाँ जो बात की गई थी 10 किलो की, 10 किलो निःशुल्क पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराई जाएगी। ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था जो बेसिकली दर्शाया गया था अन्नपूर्णा योजना के तहत, और ये बात सही है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं जवाहर वाले योजना में, उसमें रोजगार देने की बात है। प्रधानमंत्री आवास वाले में ग्रामीण में जो है आवास देने की बात थी। और उसके बाद मैंने बताया था एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, जहां बेसिकली ये बताने का प्रयास किया गया था कि समूह में कृषि मजदूर हैं, छोटे हैं, ग्रामीण कारीगर हैं, इनके अलावा जनजाति है और अनुसूचित जाति है, उनके लिए भी 50% का आरक्षण या आवंटन भी किया गया था। तो उसके अंतर्गत भी यहाँ पे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो ये गरीबी के संदर्भ में था। केवल आपसे ये पूछा जाएगा गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, तो आप बता सकते हो ये। और अगर वर्ष पूछ लेता है अलग से तो आप वर्ष के साथ भी नाम लगा सकते हो, ठीक है, इस योजना का, ठीक है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में क्लियर रहेगा। एक बार स्पष्ट करेंगे प्लीज। बिल्कुल क्लियर है सर, क्लियर है, ठीक है ना। तो इसी के आधार पे आप इनको याद रखेंगे, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। और इसी को आप इसी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए ना पंचवर्षीय योजनाएं भी थी, अपनी अलग रोल अदा करती थी। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको मालूम है कृषि पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अगर आपकी बात करते तो रोजगार अवसर के बारे में या उद्योग के बारे में बेस थी, उस पर आधारित थी। 1952 में चालू हुआ था। कौन सी योजना सर?
1900 पंचवर्षीय योजना सर 1952 में चालू हुआ था ना भारत में। 1951 पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, 1951 से चला था, 1956 तक पहला चला था। दूसरा जो चला था 1956 से लेकर 1967 तक का चला था, 1961 तक चला था दूसरा वाला। तीसरा वाला 61 से चला था। तीसरा वाले में बेसिकली रीज़न क्या था, इसमें चीनी आक्रमण भी देखने को मिला, भारत पाक आक्रमण भी देखने को मिला और भयंकर सूखे के कारण भी देखने को मिला। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी। इसलिए आपने अवकाश का नाम सुना होगा, 3 वर्षीय वार्षिक योजना बनाई गई उस समय, जी सर। तो इसलिए आपने अवकाश का नाम वहाँ पे सुना होगा। फिर चौथी पंचवर्षीय में देखिए आर्थिक को लेकर बात हुई। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 4 साल चलाई गई थी वो गरीबी हटाओ का एक नारा था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में ये चीज़ देखने को मिली थी, पांचवी वाली, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट पर रुक करेंगे हम लोग। और शिक्षा संबंधी जागरूकता, देखिए ये तो मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, पहले ही बता देगा। शिक्षित करना है लोगों को, ये भी एक एरिया होता है, एक क्षेत्र माना जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहा है ये। और अगर आप शिक्षित रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी या गरीबी यहाँ से दूर होगी। बेरोजगारी समस्या का संबंध में निराकरण की बात करते हैं। आज वर्तमान के समय में देखा जाए हमारे देश में जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 21 से लेकर मतलब 1 से लेकर 21 करोड़ तक हो चुकी है। हालांकि आप सबको पता है आज वर्तमान में जनसंख्या कितनी है भारत की? वर्तमान 1 करोड़ 40 कितनी है? 142 करोड़ सर। बिल्कुल आप सही यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। अभी हाल ही में आप सबको बता दूं कि ये जनगणना किया गया और बताया गया भारत में यूएन पेपर में आएगा, यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन ठीक है, प्रॉक्सपेक्टस ठीक है, 2024 की रिपोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से। और इस रिपोर्ट में बताई गई कि 145 करोड़ भारत की जनसंख्या बताई गई है ना। 10 साल पहले लगभग भारत 131 करोड़ की आबादी के साथ चीन के बाद दूसरे नंबर पे था, लेकिन आज वर्तमान में 8 अक्टूबर की बात अगर हम कर रहे हैं, आज की वर्तमान में देखा जाए तो 145 प्लस करोड़ जनसंख्या अपने देश की है कि नहीं। और भारत आ चुका है, भारत प्रथम स्थान पर आ चुका है इस समय। ठीक है, अब पॉपुलेशन अधिक है तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी की समस्या विकराल होगी। क्यों? बात सही है। अब बेरोजगारी समस्या का समाधान कैसे करेंगे? आप मेडिकल सोशल वर्कर हैं, आपको बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए उपायों में औद्योगिक तकनीकों में बदलाव करना पड़ेगा, नीतियां शिक्षा प्रणाली में बदलाव करना होगा, रोजगार कार्यालयों का विस्तार करना होगा, स्वरोजगार करने वालों को अधिक सहायता की आवश्यकता पड़ेगी और आपको मदद भी करनी पड़ेगी, उत्पादन दर में वृद्धि करनी पड़ेगी, रोजगार कार्यक्रमों को अधिक महत्व देना पड़ेगा। इस तरीके की क्रिया आप लोगों को करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? लेकिन सर ये सब के लिए सर प्रोफेशनल सोशल वर्कर को सर गवर्नमेंट को सर एक्सेप्ट करना होगा सर पूर्ण रूप से, तब होगा सर। क्योंकि ये सारे जो इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है ना ग्राउंड लेवल पे ही प्रोफेशनल सोशल वर्किंग करता है सर। और इंडिया में दयनीय स्थिति है, तो जाहिर सी बात है सर पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, इलिटरेसी ज्यादा है सर, इसीलिए सर मेन लीड कहीं ना कहीं सर गवर्नमेंट के लिए आती है सर। इसमें रोल तो गवर्नमेंट का तो है ही है, लेकिन कहने का मतलब है गवर्नमेंट को बताएगा कौन? हम जैसे लोग। औद्योगिक तकनीकी में परिवर्तन करने की आवश्यकता उनको है और रीज़न है कि गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, उनके पास कोई मेडिकल सोशल वर्कर स्टूडेंट नहीं है या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। लोग अगर उस लेवल पर अगर पहुंच भी गया होगा कोई व्यक्ति तो उसका भला हो रहा है। आज के समय में कौन दूसरे का भला चाहता है? अपना भला कर रहा होगा। अगर बात उसके मन में या विचार में आ भी रही होगी तो बड़े स्तर पर कौन बताने वाला है? कोई नहीं, है ना। तो बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए देश की ज़रूरतों और उनके साधनों पर ध्यान केंद्रित करने वाले उत्पादन तकनीकी अपनाई जानी चाहिए। पूंजी प्रधान तकनीकी के स्थान पर श्रम प्रधान तकनीकी को अपनाना चाहिए। क्या इस बात से आप सहमत हैं? जी सर बिल्कुल। प्रधान तकनीकी की बजाय अगर आप श्रम, देखो बहुत लोग अगर पुराने लोगों से बात करोगे, जो पुराने विचार के या पुराने ख्याल के जो हैं, वो लोग कहते हैं सीधा सीधा कि भैया पैसे हर चीज़ नहीं होता है,
व्यवहार भी होता है, उनका कहना ये है। लेकिन मेडिकल सोशल वर्कर क्या कहता है? कहता है पैसे हर जगह कुछ नहीं होता है, श्रम प्रधान होता है, मेहनत करो। ये मेडिकल सोशल वर्कर का वर्ड है और ये बेसिकली औद्योगिक तकनीकी में परिवर्तन करने पर विचार करता है। मैं आपको बता दूं इसी की तरह बहुत सारी क्रियाएं हैं। जैसे आपको बता दूं एक मौसमी बेरोजगारी होता है। कृषि आधारित कृषि क्षेत्र में केवल मौसमी रोजगार प्रदान करता है, इसलिए पशुपालन हो गया, बागबानी हो गया, वृक्षारोपण हो गया जैसे उपायों का अपनाना चाहिए। साथ ही कपास उद्योग जैसे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, तो वो मौसमी बेरोजगारी से भी निपटा जा सकता है। ये भी एक पार्ट है। शिक्षा प्रणाली में अगर आप बदलाव करो, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बदलाव की अत्यंत आवश्यकता है। इसमें ना स्थिर ज्ञान प्रदान करने के बजाय व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब व्यावसायिक शिक्षा कौन दे सकता है? जो बेसिकली बीएड, एमएड, ठीक है, डीएलएड, पीटीसी इत्यादि जो प्रोग्राम किया है वो दे सकता है। 10+2 वाले बच्चे वो पढ़ा रहे हैं प्ले स्कूल में। यहाँ तक कि उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे मैं 10th और 12th को भी पढ़ा दूंगा। वो ये भी बोल देंगे, आपको कमेंट कर देंगे, है ना। जो कि शिक्षा प्रणाली में ये बात उनको खुद नहीं पता कि आपने ट्रेनिंग तो किया ही नहीं है। और व्यवसाय होने के नाते ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, और ट्रेनिंग बीटीसी, बीएड, डीएलएड, है ना, डीएड जैसे प्रोग्रामों में होता है, ठीक है। तो इसलिए शिक्षा में बदलाव करने की आवश्यकता है, तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, समस्या निराकरण हो जाएगी। स्वरोजगार पर भी सहायता की बात होती है। भारत में अधिकांश लोग स्वरोजगार करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से व्यावसायिक ज्ञान की कमी है। बात सही है। व्यावसायिक ज्ञान कब होता है? जब आप किसी समस्या का समाधान सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं, ज्ञान कौशल अनुभव के आधार पर करते हैं, तो वो व्यवसाय बेसिकली कार्य कहलाता है। और इसकी कमी है, एक्सपीरियंस नहीं है, लोग फ्रेशर रख रहे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि 7,000 5,000 में निपटाना चाहते हैं। वो अनुभवी को रखेंगे तो 7,000 में थोड़ी काम करेगा वो, जी सर। 1,000 लेगा वो, ठीक है। तो ये काम होता है बेसिकली अनुभवी के साथ। इसलिए तकनीक प्रशिक्षण देकर कच्चे माल का उचित उपयोग करके सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया में भी स्वरोजगार की सहायता होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जनसंख्या बेरोजगारी दर की जुड़ी प्रमुख चिंताओं में से एक है, इसलिए जनसंख्या दर पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जन्म नियंत्रण विधियों और परिवार नियोजन के विचारों पर अधिक चर्चा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारी की सारी। और बेरोजगारी की समस्या को हल करने के उपाय बेसिकली हमेशा मेडिकल सोशल वर्कर को ढूंढना चाहिए, अलग अलग चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरीके से हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक भ्रष्टाचार। देखिए, आप लोगों ने भ्रष्टाचार आंदोलन का नाम सुना होगा। क्यों? भ्रष्टाचार आंदोलन अन्ना हजारे का नाम सुना? यस यस यस। बड़े ही फेमस पर्सन अन्ना हजारे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अन्ना हजारे महोदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन स्टार्ट किया था अप्रैल 2011 में। बड़ा आसान टॉपिक है, बड़ा फेमस रहा उस समय, और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों ने इसके बारे में खूब न्यूज़ वगैरह में पढ़ा होंगे, है ना। अन्ना हजारे ने 5 अप्रैल को भूख हड़ताल पर बैठे थे। 5 अप्रैल को पेपर में ये भी सवाल आता है कब बैठे थे। 5 अप्रैल को बैठे थे भूख हड़ताल पर, जिससे समर्थन मिला। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। अन्ना हजारे के आंदोलन को जन लोकपाल आंदोलन के नाम से भी जाना गया। 12 दिनों की भूख हड़ताल के बाद सरकार लोकपाल विधेयक तैयार करने में सहमत हुआ। देखिए, सरकार भी साथ नहीं दे रही थी, 12 दिन बीत गए, उसके बाद इसने जन लोकपाल आंदोलन शुरू किया। इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार है, इसलिए आपने इतना टाइम लिया, है ना। तो भ्रष्टाचार तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। अरे बिहार में एक न्यूज़ आ रहा था बीच में, एक लड़का था, मेरे समझ से 15-16 साल का लड़का, 2 लाख रुपए देकर आईपीएस बना था। हाँ सर, अभी फेसबुक पे, यूट्यूब पे खूब चल रहा था ये कि 2 लाख, मतलब आप सोचिए कि आपने एमएसडब्ल्यू कर लिया, पीएचडी कर लिया, ठीक है, पता नहीं कितनों लाख लगा दिए, है ना।
लेकिन फिर भी आप देखिए, अभी आप बेरोजगारी की वजह से, क्योंकि आप सिस्टमैटिक ढंग से चल रहे हैं, अब भ्रष्टाचार ही तो है ये। 2 लाख रुपए दे के हो गया, वो तो कौन सा, मान लीजिए उसकी एज कम थी, अगर एज ज़्यादा होती तो फिर तो पता ही नहीं चलता किसी को, फिर तो छिप जाता ना, क्योंकि उसकी उम्र पता चल रही है कि कैसे बच सकते हो, है ना, उसकी उम्र बता रही थी। बाकी अगर एज होती, मेरे समझ से अगर 5-10 साल और रुक गया होता वो, 5 साल, तो आईपीएस पक्का है, 2 लाख बजाय 5-6 लाख देता तो हो जाता, उसमें कोई दो राय नहीं। और क्या भरोसा कि इन फ्यूचर में ना करे, वो कर भी सकता है ना। अभी वो उसी के चलते सर ब्लॉगर बन गया सर अभी सर यूट्यूब हाँ, पे। अरे इस समय बहुत वो हाईलाइट हो रखा है, मतलब जी जी हाईलाइट सर, हो जी रखा सर, है। जी सर। ये चीज़ें ये गलत हैं, इसमें गलत है, ये केवल सोशल वर्कर मॉडिफाई करेगा भाई, लेकिन कैसे करेगा। अब यही चीज़ें बेसिकली सरकार को सोचना चाहिए। देखो 2-3 वैकेंसी निकालने से सोशल वर्कर सिमटेंगे नहीं, ठीक है। 2-3 वैकेंसी जो निकालते हैं मेडिकल में, कहीं उसमें कहीं इसमें, 1-2 से, इससे कुछ नहीं होने वाला भैया। रिक्वायरमेंट आपके पास 10-12-15 है, दिखाते हो आप 2-3, है ना, तो समस्या तो जाहिर सी बात है। अरे रखो वैकेंसी, अप्लाई करो, जब लोग आएंगे उसमें तो लोग को करेंगे भाई, जागरूक करेंगे, अवेयरनेस करेंगे, शिक्षा पर बात करेंगे, हर क्षेत्र पर बात करेंगे, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो चीज़ें लोग जागरूक हो जाएंगे, समस्या का समाधान ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा, है ना। और मुझे लगता है कि इसी का अभाव है जिसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम फेस हो रही है। अमेरिका है आगे, जापान आगे क्यों है, वहाँ अगर आपको बता रहा हूँ मेडिकल सोशल वर्कर की, अगर आप वहाँ चले जाइए, पासपोर्ट अगर बनवा लिया है तो ठीक है, वीज़ा मंगवा के चले जाइए इस लाइन पे, कोई एक बात है, देखिए कितनी वैल्यू है आप लोगों की वहाँ पे, आईएएस पीसीएस से कम नहीं है आप वहाँ पे, अमेरिका में और जापान वगैरह, इटली वगैरह, जो बड़े बड़े बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सर। आईएएस बस पीसीएस खाली के लेवल पे एक है। आपको कम्युनिकेशन, बस एक खाली कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए बस। बिल्कुल हाँ, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, बता रहा हूँ। वही अगर भारत को उनके लेवल पे आना है तो वो चीज़ें बेसिकली सोशल वर्कर को जगह देना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा। आज तो नहीं मुझे लगता है, लेकिन आने वाले भविष्य में हमारी कई पुश्तें बीत जाएंगी, आने वाले टाइम में इंडिया में होगा, एक दिन ऐसा होगा, और यही इसी का जज्बा रहेगा, इसी का रुतबा रहेगा सोशल वर्कर, इसी का रुतबा रहेगा। सर जैसे आपने अभी बात की है ना 12 दिन के अनशन की, तो उसी तरह से सर आपने सुना होगा लद्दाख में भी लोगों ने 2 महीने का अनशन किया, और अभी वो लोग 32 डे का जो पद यात्रा करके दिल्ली पहुंचे सर, उनकी भी कुछ समस्याएं हैं जो काफ़ी टाइम से हल नहीं हो रही थी। तो सर देखो वो लोग भी तो कितना मतलब मेहनत कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रही है गवर्नमेंट उनके लिए भी ना। बिल्कुल, देखिए सिंधु मैडम, बॉर्डर में रोक लिया था, सारे जितने भी वो चल के आ रहे थे उनको सिंधु बॉर्डर से दिल्ली के लिए प्रवेश करने नहीं दिए। देखिए हाँ, बात सही कर रहे हैं आप। देखिए कहने का मेरा जो तात्पर्य है यही है कि समस्याएं भारत में तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इस तरीके की चीज़ें बेसिकली सामने नहीं आनी चाहिए, है ना। भारत बेसिकली अगर आगे आना है उसको, तो एक सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से क्रिया को बेसिकली करना पड़ेगा, और उसमें एक मेडिकल सोशल वर्कर ही एक अहम रोल अदा कर सकता है ना, क्योंकि इसके अलावा कोई इस पर इतना मगजमारी करना ही नहीं चाहेगा, प्रैक्टिकल कोई करना नहीं चाहता, सबको केवल पैसे से मतलब है भैया, कि आज 30 तारीख है, 5 तारीख हो गया, 10 तारीख हो गया, 15 तारीख हो गया, आज सैलरी आनी है, इसका है काम से कोई किसी को मतलब नहीं है, काम कहीं पर नहीं है, केवल पैसे सबसे मतलब है ना। तो श्रम मतलब काम मतलब श्रम, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, श्रम इंपॉर्टेंट है, श्रम प्रधान है, श्रम पर बल दीजिएगा तो ऑटोमेटिक अपना देश भी आगे जाएगा, और लोग भी जागरूक होंगे, लोग भी आगे जाएंगे, है ना? तो एक और पॉइंट आता है, नियम कानून का निर्माण, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नियम कानून का निर्माण। कहने का जो आशय है मेरा आप लोगों से यहाँ पे, देखिए कानून का नियम एक कानूनी सिद्धांत है जिससे एक राष्ट्र को नियंत्रित करना चाहिए। हमारे देश की प्रगति के साथ साथ बहुत सा समस्याओं ने जन्म लिया है और जिन्हें नियंत्रण में करना जरूरी है। वर्तमान नियम कानून के अंतर्गत असंभव जान पड़ता है, अतः समय के साथ साथ होने वाले भ्रष्टाचार, समस्याएं इत्यादि से संबंधित नियम कानूनों को बनाने में सामाजिक क्रियाविधि विशेषज्ञों के सामने वास्तविक स्थिति प्रस्तुत कर सकती है, जिससे नए नियम कानून का निर्माण किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा बात है कि नियम कानून का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। निर्माण अगर नहीं होगा तो समस्याएं और बढ़ेगी, है ना।
भारत सरकार में कानून बनाने का काम बेसिकली संसद का होता है और राष्ट्र स्तर पर कानून का निर्माण हमारी संसद ही करती है। एक अहम रोल है जो कि संसद पर इस पे विचार विमर्श करना चाहिए। कानून या नियम का पालन बेसिकली सरकार के द्वारा बनाया जब जाता है तो समाज में उसे सभी के ऊपर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। बड़े घर के जो लोग हैं असामाजिक व्यवहार अगर कोई करते हैं या कोई असामाजिक तथ्य फैलाते हैं, असामाजिकता फैलाते हैं तो आसानी से छूट जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के लिए, समाज में सभी के ऊपर समान रूप से लागू होना चाहिए। दूसरे राज्य की इच्छा का रूप भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं सामाजिक नियम और मानकों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अदर कंट्रीज़ में क्या होता है, सबके लिए इक्वल होता है, सबके लिए इक्वल होता है। समस्याएं बहुत है। वैकेंसी देखो, अभी SGPGI में साफ शब्दों में बताया जा रहा था, भ्रष्टाचार से वहाँ पर वैकेंसी में लोगों का अप्लाई हुआ था या एक प्रकार से वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, है ना। लगभग 90% चांस था कि वहाँ पे हुआ था। एक बच्चा अपनी क्लास का गया था, उसमें वो एग्ज़ाम क्रैक करके गया था, तो कुछ एक बच्चे थे, है ना, जो कि PGI में वो लोग बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी काम कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी काम कर रहे थे वो। ये चीज़ें थी। सामाजिक आंदोलन का भी पार्ट देखने को मिला है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बता दिया था, है ना। ये चीज़ें बेसिकली देखने को मिलता है। आगे अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। तो ये तो क्षेत्र आसान है, सोशल एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असहाय लोगों की स्थिति में सुधार करना, सामाजिक सेवाओं को देना, ये सभी देख सकते हैं आप लोग क्षेत्र। ये PDF मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है, आसानी से मिल जाएगी आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें। अब देखिए, हम बात करने वाले हैं सामाजिक क्रिया के प्रारूप पर। यहाँ देखिएगा, सामाजिक क्रिया का जो प्रारूप है ना, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा सामाजिक क्रिया के प्रारूप, है ना। आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। जी सर। सामाजिक क्रिया का प्रारूप के बारे में एक नाम आपने सुना होगा, बिट्रो महोदय का। सन 1984 की बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सन 1984 में बिट्रो महोदय ने 2 प्रमुख मॉडल दिए थे। किसकी? सामाजिक क्रिया का। नाम बताना चाहोगे? सामाजिक क्रिया का 2 प्रमुख मॉडल। अभिजात सामाजिक क्रिया। कोई बच्चा बता रहा था अभिजात। एक का नाम था विशिष्ट या अभिजात। विशिष्ट या अभिजात सामाजिक एक्शन या सामाजिक क्रिया। दूसरा था प्रचलित या लोकप्रिय सामाजिक क्रिया का मॉडल 2 था। तो बेसिकली हुआ क्या था, जब सामाजिक क्रिया केवल विशेष व्यक्ति द्वारा अथवा समूह की नाम मात्र की भागीदारी में चलाया जाता है तो उसे विशेष सामाजिक क्रिया कहा जाता है। समझते चलिएगा, जब सोशल एक्शन केवल विशेष व्यक्तियों अथवा समूह के नाम मात्र पर भागीदारी की बात होगी तो वहाँ पर पर्टिकुलर क्रिया कहलाई जाएगी लोकप्रिय सामाजिक क्रिया, क्योंकि निश्चित रूप से यह एक वर्ग का कार्य होता है। सामाजिक क्रिया के दूसरे मॉडल का नाम लोकप्रिय सामाजिक क्रिया है, जिसमें विशेष व्यक्ति आंशिक भागीदारी लेता है अथवा लाभार्थी संपूर्ण रूप से स्वयं उसे चलाते हैं, है ना, स्वयं चलाते हैं उसे। तो प्रत्येक प्रकार की सामाजिक क्रिया के मॉडल में 3 भागों में डिवाइड किया गया था। ये भी आपने सर मतलब कहने का मतलब कि सर इसमें अभिजात में या विशिष्ट में कि सर अभिजात वर्ग के द्वारा इसमें भागीदारी ज्यादा होती है और आम जनता की भागीदारी सीमित क्राइटेरिया एरिया तक होती है। तो वही है विशिष्ट, मतलब बात वही है, विशिष्ट कहो या अभिजात। हाँ वही पूछ रहा था सर। हाँ वही बात एक ही। हाँ सही बता रहे हो, बात वही तो मैं भी बोला हूँ। तो कहने का आशा यही है कि विशेष व्यक्तियों द्वारा अथवा समूह के नाम मात्र पे चलाया गया तो वो आप विशिष्ट बन गया, और जहाँ विशिष्ट व्यक्ति आंशिक रूप से आंशिक का मतलब कम हुए, थोड़े हुए, नाम मात्र हुए, उस परिस्थिति में ये चीज़ें दर्शाई गई प्रचलित वाले में। अभी और आगे आप समझेंगे। तो इसके 3 थे पार्ट। तो इसके अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो एक विधायी सामाजिक क्रिया का मॉडल रहा, ठीक है,
एक विधायी सामाजिक क्रिया का मॉडल रहा। दूसरा आर्थिक घेराबंदी रहा, आर्थिक घेरावबंदी या घेराबंदी रहा। तीसरा प्रत्यक्ष भौतिक रहा। ठीक है भाई, ये मॉडल्स रहे, बात समझते चलिएगा आप लोग। ठीक है, आज सिद्धू जी आए कि नहीं? सिद्धू जी क्लास में हैं? नहीं, चलो फिर मैं देखता हूं। अब देखो यहाँ पे जो विधायी सामाजिक क्रिया का मॉडल रहा, ये ना इस प्रक्रिया से कुछ विशेष समूह या समस्या की गंभीरता से उसका विस्तार और उसकी नितांत आवश्यकताओं का अध्ययन किया गया। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हो सकता है या समूह हो सकता है, समुदाय हो सकता है, उसके पर्टिकुलर उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम का अध्ययन किया गया और एक जनमत तैयार किया गया और सोशल पॉलिसी को सुधारने का प्रयास करने के लिए पैरवी की गई। तो वह क्रिया बेसिकली विधायी सामाजिक क्रिया का मॉडल का पार्ट बना। ठीक है, उस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको कहने का आशय मेरा ये है कि जैसे बाल श्रम है एक कानून सन 1986 का, वो विधायी सामाजिक क्रिया का मॉडल था। दहेज निषेधात्मक एक कानून था 1961 का, वो इसी का मॉडल था। सती निवारण एक कानून था जो बेसिकली संशोधन का पार्ट बना था 1987 में, उसका पार्ट रहा। 1986 में बाल न्याय कानून था। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का रहा। मातृत्व लाभ अधिनियम था वो 1961 का रहा। इत्यादि ऐसे कई कानून रहे जो विशेष व्यक्तियों द्वारा चलाए गए थे और ये सभी विधायी सामाजिक क्रिया का परिणाम माने गए। ठीक है, वहीं आर्थिक घेराबंदी का भी पार्ट देखने को मिला। देखिए, इस प्रकार के मॉडल में विशिष्ट लोग कुछ आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक अथवा धार्मिक शक्ति को अपने नियंत्रण में करके समाज को लाभ दिलाने का प्रयत्न कर रहे थे। इसके अंतर्गत ना विशेष लोग किसी आर्थिक संसाधन को अपने नियंत्रण में करते थे और फिर उसे हथियार बनाकर अपने सेवार्थी को लाभ दिलाने का प्रयास करते थे, है ना। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखने को मिला एक जूते बनाने वाले कारखाने का श्रमिक अधिकारी काफी संवेदनशील था और उस कारखाने की महिला श्रमिकों को उनको अपने शिशु को स्तनपान कराने के लिए कुछ वक्त दिया जाए। आर्थिक घेराबंदी। कारखाने के प्रशासन से यह स्पष्ट होता है कि जो महिला इस प्रकार समय व्यतीत करती है उसके भुगतान में कटौती कर ली जाएगी और उसके लिए 90 मतलब उसके लिए कुछ 90 यानी 90 महिला कर्मचारी थी जिनमें से 15 अतिरिक्त समय चाहती थी और कुछ अधिकारियों ने महिला कर्मचारी के साथ एक मीटिंग रखी और महिलाओं के विषय में राय मांगी। ठीक है, तो उनके भाई जाहिर सी बात है उनको मदद की आवश्यकता थी। मातृत्व लाभ कानून के अंतर्गत या श्रम अधिकारी के द्वारा उसे इस तरीके की मांग को पूरा करना चाहिए। ठीक है, महिला बेसिकली सदस्यों के शिशुओं एवं बच्चों के लिए पालना घर भी ओपन करना चाहिए ताकि बच्चों को वहाँ पे रखा जा सके, है ना। और उनके वहाँ पर भी एजुकेशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, एजुकेशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि उनको शिक्षित भी किया जा सके। ठीक है, गरीब जो हैं, जो बीपीएल कार्ड वगैरह से नीचे रहती है वो महिलाएं काम पर जाती हैं तो उनके लिए ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं सामने। अब लोग कहते हैं मैं उसको पैसे किस चीज़ का दूँ, है ना, जो कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए सोशल एक्शन से। प्रत्यक्ष भौतिक। इस मॉडल में ना विशेष व्यक्ति कानून अपने हाथ में ले लेता है और जो अन्याय के लिए जिम्मेदार होता है और उन्हें दंड देते हैं और अपने सेवार्थी गण को लाभ पहुंचाने या लाभ दिलाने का प्रयास भी करते हैं। बाल श्रम के हितों के लिए काम करने वाले जो एनजीओ हैं वो संयुक्त रूप से इकट्ठे होकर देश भर के बाल श्रम विरोधी अभियान को शुरुआत करें। ये प्रत्यक्ष भौतिक, ताकि वहाँ पर उन लोगों को सीधा लाभ मिल सके और बाल श्रम को समाप्त कर दिया जाए। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो बताइए कौन सा अधिनियम है जहाँ पर बालकों को निषेध बताया गया है काम करने के लिए? आर्टिकल 24। हाँ, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 दोनों आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध जो बताता है वो आपका आर्टिकल शोषण के विरुद्ध बताता है, वो आर्टिकल 23 आता है।
मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाने के लिए बात करता है। जबकि अनुच्छेद 24 जानते हैं क्या बताता है? कारखाना, खान, दुकान इत्यादि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये भी क्रिया बेसिकली भौतिक प्रत्यक्ष में आप रख सकते हैं, ठीक है। वहीं एक और आता है हमारे सामने 3, जो दर्शाता है आपको प्रचलित या लोकप्रिय सामाजिक क्रिया का मॉडल। आशा करता हूं आप जानते हैं कि विट्रो का बताया गया ये दूसरा मॉडल था, जहां बेसिकली ये बताया गया कि इसको भी 3 उप किस्म या 3 उप मॉडल में डिवाइड किया गया। एक का नाम था अंतःकरण। अंतःकरण को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आत्मचेतना। आत्मचेतना मतलब चैतन्यकरण का सिद्धांत, ये भी नाम है उसका। ये सिद्धांत जानते हैं फेमस किसके नाम से हुआ? पाउलो फ्रेरे। पाउलो फ्रेरे का नाम। देखिए, शुद्धिमतीकरण का नाम पाउलो फ्रेरे। पैडागोजी जहां कहीं लिखा मिल जाए, ट्रिक लिख लीजिए, पाउले। पाउलो फ्रेरे का। और इस बार 22 अगस्त 2024 को पेपर पाउलो फ्रेरे का नाम आया हुआ था, ठीक है, इस बार आया हुआ था 22 अगस्त को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सुमिलित करने वाले में था, और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो मतलब सिंपल सी बात है कि भाई इस मॉडल में पाउलो फ्रेरे का विचार ये था कि जनमानस को शिक्षित करके उनमें जागरूकता पैदा किया जाए। यही बात कही है इसने, है ना, जागरूकता किया जाए। और एक इनका और था संवाद। संवाद में जानते हो क्या होता है? तर्क वितर्क चलित मॉडल था ये। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी सिस्टम में विरोधाभास का शोषण करने के लिए यह मॉडल उसके अंतर्द्वंद को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। ऐसा इस विश्वास के साथ किया गया कि इसके परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप या उसके दृष्टिकोण से उसको बेहतर विकल्प उभर कर सामने आए। और ये बात तर्क वितर्क के माध्यम से होगा, तर्क संगत वाद विवाद क्रियाओं के माध्यम से किया गया, है ना। तो मानवाधिकार एवं चुनाव सुधारों के बारे में जागरूकता पैदा करने की जो कोशिश किया जाता है वो बेसिकली संवाद तर्क वितर्क संचालित मॉडल के ही अंतर्गत रखा गया है। जब व्यक्ति अथवा समूह 2 या एकदम अलग किनारों पर रहते हैं तो वहाँ वाद विवाद करने का पाठ बनता है, और वाद विवाद के माध्यम से भी सोशल एक्शन किया जा सकता है, तर्क वितर्क, है ना, कि क्या समाज में गलत चल रहा है, क्या आपके समाज में सही चल रहा है। एक शब्द आता है लामबंदी का मॉडल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लामबंदी। लोकप्रिय सामाजिक क्रिया का ये तीसरा उप मॉडल रहा है। सामाजिक क्रिया में कार्यकर्ता के द्वारा विशेष मुद्दे उठाए जाते हैं, जनता के उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए विरोध प्रदर्शित करने और उसके हड़ताल करने के लिए उकसाया जाता है। इसी प्रक्रिया में नेतागण और विशेष व्यक्ति खास मांग और मुद्दों जो विशाल जनमानस को प्रभावित करते हैं और उनको उठाते हैं, वो क्रिया बेसिकली लामबंदी में आता है ना। तो जैसे सर इसी को ही कोलकाता बैंगलोर कहाँ पे हुआ था, एक डॉक्टर के साथ दुष्व्यवहार कोलकाता में कलकत्ता में हुआ था, है ना। उनके लिए भी अगर आप सोशल एक्शन का पार्ट वहाँ पर भी बनता है ना, वहाँ पर भी बनता है। और व्यक्तियों की खास मांग और मुद्दे को विशाल जनमानस को प्रभावित करता है, उसको उठाता है, लोगों को जागरूक करना चाहिए। आकस्मिक कारणों या विश्लेषण करना या अन्याय जहाँ पर हो रहा है उसको समाप्त करने की बात जो है इसी मॉडल के अंतर्गत आती है, लामबंदी मॉडल के अंतर्गत। तो ये क्रिया बेसिकली अंतर्गत इसके संदर्भित होता है। और यहाँ जो लिखा हुआ है सामाजिक क्रिया के प्रारूप में, एक देखिए संस्थागत, है ना, मॉडल का प्रारूप, और ये बेसिकली राज्य को डिनोट करेगा। संस्थागत सामाजिक प्रारूप, ये समाज को डिनोट करेगा, सामाजिक प्रारूप। सामाजिक संस्थागत प्रारूप सर्वमान्य या प्रचलित या आंदोलनकारी या लोकप्रिय प्रारूप, इसको डिनोट करेगा। गांधीवादी प्रारूप, ये तो बड़ा आसान है, गांधीवादी प्रारूप, है ना। तो इस प्रक्रिया में इसको डिनोट किया गया, है ना। अहिंसात्मक परंपरा था, उदार अहिंसात्मक परंपरा था, रचनात्मक, इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिला था, है ना।
तो NGO वगैरह आजकल बेसिकली रोल अदा कर रही हैं समस्या के समाधान पर, ठीक है, उस पर बातचीत होता है, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आप सभी को मैं बताना चाहूँगा इम्पोर्टेंट एक किताब जो परीक्षा में आप सभी को देखने को मिल सकता है, सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन, सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन, गांधी जी का नाम एक किताब इसी का है, केनिथ विलियम प्रे का नाम एक आता है, और एक नाम जानते किसका नाम आता है? सिद्दीकी साहब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा इसके संदर्भ में ये चीज़ आती है, ठीक है। एक देखिए चरण होता है, इसके करने का तरीका होता है सोशल एक्शन, और इसके चरणों पर आप लोगों को बात करना चाहिए मेरी समझ से। परीक्षा में एक बार आया हुआ था, ये चरण को लेकर सवाल पूछ लिया था। एक होता है जागरूकता, पहला स्टेप, क्रम बता रहा हूँ। दूसरा संवेदनशील या सुग्राही बनाना, सुग्राही बनाना या संवेदनशील। और तीसरा आता है लामबंदी, और चौथा आता है जन कार्यवाही। कार्यवाही तो समझते ही हैं आप लोग, क्रिया, जन क्रिया। ये देखिए स्टेप है ना, स्टेप ऑफ सोशल एक्शन है। कहने का आशय मैं आप सभी को बताना ये चाहूँगा कि बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है इस पहले स्टेप को, पहले जागरूकता करना, लोग ताकि जागरूक हों, अवेयरनेस करना है उनके साथ। फिर जो क्रियाएं मिली हैं आपको, उस क्रिया के अंतर्गत संवेदनशील होके या बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से आपको उस समस्या का समाधान करना है, उस समस्या का समाधान करना है। तो इस परिप्रेक्ष्य में संवेदनशील या सुग्राही बनाया गया। लामबंदी, जैसे किसी क्रिया को आपने अगर समस्या हुई है या प्रॉब्लम हुई है तो उस क्रियाओं पर आपको अध्ययन या स्टडी करनी होगी, या लोगों को कलेक्ट करना होगा, इकट्ठा करना होगा, ताकि हम किसी एक्शन पर काम कर सकें, और फिर उन सभी के साथ मिलकर जन क्रिया करनी होगी, एक्शन, है ना, एक्शन करना स्टार्ट होगा। तो ये 4 स्टेप हैं। स्टेप आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, परीक्षा में आया हुआ है, आप इसी भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, है ना। अब कल हम पढ़ेंगे सोशल मोमेंट। सोशल मोमेंट मीन्स सामाजिक आंदोलन, और उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा यूनिट, और हम फिर इसकी करेंगे प्रैक्टिस इसी पर, ठीक है। आज ये बस इतना रखिए। जी सर प्रैक्टिस के लिए दिन में नहीं चल सकती सर कोई क्लास, जैसे आप लेते हो? क्या मैडम, अभी हमने भी अपनी क्लास ले रखा है है ना, डेज में। अभी नहीं, जब एग्ज़ाम आएगा 1-1.5 महीना बचेंगे ना, तब करेंगे प्रैक्टिस, अभी नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस की है ना, अभी कोई और नहीं है आवश्यकता, अभी तो अभी रिजल्ट ही नहीं आ रहा है आपका, है ना। पहले रिजल्ट तो आ जाए, पेपर तो मुझे लगता है ये भी पोस्टपोन्ड ही होगा।